नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तो आज बेसिकली हाँ, तो आज की जातक है जातक नंबर 5 और उसका नाम है तंदूर नाड़ी जातक। तो इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी, बट ऐसे ही थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने पिक्चर्स डाले हैं इस बार। तो जैसे आप देख सकते हैं, हॉर्सेस रहने वाले हैं स्टोरी में, तांदूर रहने वाले यानी राइस ग्रेन्स रहने वाले हैं। स्टोरी इज अबाउट अ किंगडम, तो किंग भी होगा और उसका कुछ एक शॉर्ट में अम, अ, इधर पे ऐसे जिस्ट बोल के स्टोरी के पिक्चर्स डाले हैं। Now I'll share another file with you. ओके, तो सबसे पहले जय भीम और नमो बुद्धाय सबको। और हम हाथ जोड़ते हैं और एक बार अपना स्टार्टिंग का प्रेयर कर लेते, ठीक है? सो एवरीवन जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। Okay, so everyone, welcome to the 5th Jatak, and here we go. ओके, सो जैसे हम हर बार देखते हैं कि ये जातक अभी त्रिपिटक में कहाँ है, तो दिस जातक इज स्टिल इन द अपन्नक वग्गो, जिसमें एक्चुअली 10 जातक्स है। तो द क्लासिफिकेशन गोज एज दस। त्रिपिटक में, सुत्त पिटक में जो 5 बुक्स है, उसमें की एक बुक विच इज खुद्दक निकाय, वहाँ में वो बुक में जातक पाड़ी पठमो भागो विच इज द फर्स्ट वॉल्यूम, उसमें एक निपातो यानी फर्स्ट चैप्टर में अपन्नक वग्गो विच इज अ ग्रुप, अपन्नक ग्रुप, उसमें 5th जातक है हमारी विच इज तांदूर नाड़ी जातक, जहां हमें 2 लाइन का वर्स दिखेगा और वो जातक की वर्णना, उसका जो बैकग्राउंड स्टोरी है, उसका वर्णन है, वो तंदूर नाड़ी जातक वर्णना में है। ओके, तो अभी एक्चुअली ये बहुत इजी है, ये पाली वर्ड है तंदूर नाड़ी, लेकिन उसका ट्रांसलेशन बहुत इजी है। तांदूर अभी भी हम मराठी में तांदूर कहते हैं राइस को, तो हियर तांदूर मीन्स राइस। नाड़ी, नाउ नाड़ी जैसे अभी थोड़ा 10-15 इयर्स पहले या उसके और थोड़ा पहले मेजरिंग कंटेनर होता था ना, जैसे जिसको पाइली कहते हैं, या ऐसे ऐसे लॉन्ग इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल, जो एक्चुअली मेजरिंग कंटेनर है। तो जैसे राइस मेजरिंग कंटेनर या कोई भी ग्रेन मेजरिंग कंटेनर, तो नाड़ी का मतलब वो है, इट्स अ मेजरिंग कंटेनर। ओके, तो अब
हमेशा की तरह ये स्टोरी किसने बताई, कहाँ बताई? तो दिस स्टोरी वाज़ टोल्ड बाय द ब्लेसेड वन व्हाइल ही वाज़ ड्वेलिंग एट जेतवन। तो ये स्टोरी बुद्ध ने बताई है जब वो जेतवन में थे। सो अगेन द प्लेस वाज़ जेतवन, सावथी, जेतवन विहार इन सावथी। नाउ दिस स्टोरी इज़ अबाउट द फूलिश प्राइस मेकर। तो जैसे हम जातक पढ़ेंगे तो उसका टाइटल ही है प्राइस मेकर। तो ये स्टोरी मेनली कॉन्सेंट्रेटेड है एक फुलिश प्राइस मेकर के तरफ के ऊपर। और टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट, इसकी दिस इज एक्चुअली फ्रॉम द वर्णना, द बैकग्राउंड स्टोरी। तो इंसिडेंट में आई विल जस्ट रीड थ्रू इट एंड देन एक्सप्लेन. So, Reverend Dabba was responsible for allotting checks for rice to all the monks at Jetwan Vihar. Sometimes Elder Udai, one of the monks of the order, received in his share rice of superior quality and at other times that of inferior quality. On days he received the inferior quality rice, he often caused a commotion and asked the other monks of the monastery, "Is Dabba the only one who knows to distribute rice checks? Do we not know?" So basically यहाँ पे दो लोगों का बात हो रहा है। एक है दब्ब और एक है एल्डर उदय, यानी थोड़े सीनियर मॉन्क है वो ऑर्डर के, तो उनका नाम एल्डर बोल के लिया, एल्डर उदाई। तो ये बात है कि जब भी मोनास्ट्री में जब मील्स लेने का टाइम आता है विच इज आफ्टरनून टाइम, तो वो टाइम पे ऐसा दिखने में पड़ रहा है कि राइस चेक्स फॉर राइस अलॉट करते थे, यानी छोटे से टिकट्स होंगे या अम, अभी ओके इनका मील चल रहा है, इनका मील नेक्स्ट है, ऐसे करके वो एक ऑर्डर प्रेजेंट करते थे वो मील्स का। तो ये काम अलॉटिंग ऑफ द चेक्स फॉर राइस ये दब्बा का काम था, यहाँ से हमें पता चल रहा है ऐसा जेतवन बिहार में। तो कभी ऐसा हो जाता था कि एक सीनियर भिक्खु थे उदाई करके, वो कभी उनको चेक्स के हिसाब से कभी उनको सुपीरियर क्वालिटी का राइस मिलता था, यानी कभी अच्छा फ्लेवर्ड राइस मिलता था और कभी इंफीरियर क्वालिटी का मिलता था। तो जब भी उनको इंफीरियर क्वालिटी का राइस मिलता था तो वो थोड़े ये हो जाते थे, लाइक थोड़े डिस्टर्ब हो जाते थे और वो पूछते थे उनके आजू-बाजू के मॉन्क्स को, मोनास्ट्री के, कि दब्बो वो एक ही इंसान है क्या जो राइस चेक्स डिस्ट्रीब्यूट करना जिसे आता है, हमको नहीं आता क्या? क्योंकि ही वाज़ डिससैटिस्फाइड विद द वे इट वाज़ गोइंग, क्योंकि उनको इंफीरियर क्वालिटी का राइस मिलता था। तो ये कुछ दिन तक के होता गया जब तक कि बाकी मॉन्क्स ने डिसाइड किया कि ठीक है, एल्डर उदई को ही हमको उदाई को ही बोलना चाहिए कि आप ही मैनेज करो ये राइस चेक्स डिस्ट्रीब्यूट करने का। So this happened for a few times before the other monks decided to give Elder Udai the responsibility for distributing checks for rice. In his management, Elder Udai could not distinguish superior quality of rice from the inferior one while distributing checks. Nor did he know what seniority was entitled to the superior rice and what to the inferior rice. And neither had he an idea about the seniority levels of all the monks in the monastery while he prepared the roster. तो अभी क्या हो जाता है, हमें पता चलता है कि 3 थिंग्स हो गई। अभी एल्डर उदाई ने ले तो ली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अच्छी से करूँगा करके, लेकिन 3 थिंग्स ही वाज़ नॉट एबल टू डू कि वो सुपीरियर क्वालिटी राइस और इंफीरियर क्वालिटी राइस को डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाए। उसमें फ़र्क क्या है, वो ही नहीं उनको पता था जब वो चेक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे सब मॉन्क्स को। और फिर और कौन से सीनियरिटी लेवल से सुपीरियर क्वालिटी ऑफ राइस मिलना चाहिए और कौन से मॉन्क्स को जो अभी भी जूनियर है उनको इंफीरियर क्वालिटी राइस मिलना चाहिए। तो उनको मॉन्क्स के ऑर्डर का सीनियरिटी लेवल भी नहीं पता था। और किनको सुपीरियर क्वालिटी देना और किनको इंफीरियर क्वालिटी देना ये भी नहीं पता था। तो क्योंकि उनको सीनियरिटी लेवल नहीं पता था, तो जब उन्होंने एक लिस्ट बनाई कि रोस्टर क्या है कि
मोनास्ट्री में ऐसा रूल है, ऐसा नियम है कि जो सीनियर भिक्खुज है उनके मील्स पहले होते हैं दैन द जूनियर भिक्खुज। तो इसमें क्योंकि उदाई को ये नहीं पता था कि मॉन्क्स का सीनियरिटी लेवल कैसा है, तो उसने रोस्टर भी प्रॉपर्ली प्रिपेयर नहीं किया। मे बी उसने जूनियर मंक्स को पहले लिख दिया टू गेट द मील्स बिफोर द सीनियर मंक्स, और ऐसे कुछ प्रॉपर्ली प्रिपेयर नहीं किया उसने। So to say, he miserably failed in all his attempts to appropriately allot checks for rice. As a result, after an argument, one day Elder Uday was thrust out of the rice check allotment responsibility because of the fact that under his management, the monks were devoid of what they ought to get for the rules of the order. तो ऐसे इसमें एल्डर उदय एकदम फेल हो गए उनके अटेम्प्ट्स में कि जो वो अप्रोप्रिएटली राइस चेक्स मैं सबको बांटूंगा, ये जो वो सोच रहे थे वो नहीं कर पाए, और उसमें वो फेल हो गए। तो ये सब हुआ। तो एक दिन फाइनली एक आर्ग्यूमेंट हो गया सब लोगों में, और बाकी जो यंग मंक्स थे उन्होंने सोचा कि एल्डर उदाई ये आपसे नहीं हो रहा है, तो आप ये अभी छोड़ दो, क्योंकि आपके मैनेजमेंट में जो मॉन्क्स को जो चीज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। मतलब सीनियर लोगों को जो प्रॉपरली मिलना चाहिए था, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ राइस, और आपने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं किया है, तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो। ऐसे वो कह के उनको बोलते हैं कि आप ये वाला काम छोड़ दो। This caused an uproar in the check room, hearing which the Buddha asked Elder Ananda about it. Elder Ananda described what had happened, and listening to it, the Buddha said, "This is not the only time when Udayi has robbed others of their profit. He did just the same thing in bygone times too." तो ऐसा क्या होता है कि ये सब आवाज सुनते हैं, जो भी आवाज होते रहती है उदाई की और बाकी मंक्स की, कि वो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं इस बात पे कि उन्होंने प्रॉपरली काम नहीं किया। तो जो भी नॉइज होता है उससे वो बुद्धा सुन लेते हैं कि कुछ आवाज आ रही है करके, और आनंद को पूछते हैं कि ये क्या आवाज हो रहा है, व्हाट्स दिस नॉइज ऑल अबाउट। और आनंदा फिर डिस्क्राइब करते हैं कि ये सब हुआ, ऐसा ऐसा पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं बुद्धा को, और फिर बुद्धा बोलते हैं कि ये पहली बार नहीं है जो एल्डर उदाई ने लोगों का जो प्रॉफिट है, यानी जो उनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं दिया है। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, और ऐसा पहले भी हो चुका है। तो अभी ये बात एल्डर आनंद को पता नहीं चलती, समझ में नहीं आती है ना। तो एल्डर आनंद पूछते हैं फिर। So the time when this Jatak was told was when Elder Ananda asked, how was Elder Uday the same in bygone times? तो फिर क्या करते हैं, एल्डर आनंद पूछते हैं बुद्धा को कि आप ये कैसे कह रहे हैं कि एल्डर उदाई पहले भी ऐसे थे। तो ये टाइम पे बेसिकली ये जातक बताई गई है बुद्धा ने, और किसे प्रीच की, किसको डिलीवर की, ये एल्डर आनंद को डिलीवर की। आनंद यानी आपको पता ही होगा, आनंद चीफ अटेंडेंट थे बुद्धा के, और उनको जो भी लगता था उनको उनके साथ रहते थे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और उनको जो भी लगता था वो उसके साथ उन्हें हेल्प करते थे कुछ लाने के लिए, या जो भी उन्हें लग रहा है उस टाइम पे। ओके, सो नेक्स्ट वी विल गो टू आवर स्टोरी। ओके, सो
Okay, so let's go to the story from our textbook. So Jatak 5, the price maker. So this Jatak is on foolishness. लेकिन हम उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, हम दूसरे भी चीज़ें देखेंगे. तो ओके. Long ago and far away, there was a king who ruled in Benares in northern India. One of his ministers was called the royal price maker, and he was a very honest man. His job was to set a fair price for anything the king wanted to buy or sell. On some occasions, the king did not like his price making. He did not get as big a profit as he wanted. He did not want to pay so much when he bought or sell for what he thought was not enough. So he decided to change the price maker. One day he saw a nice looking young man and he thought, this fellow will be good for my price making position. So he dismissed his former honest price maker and appointed this man to be the new one. The man thought, I must make the king happy by buying at very low prices and selling at very high prices. So he made the prices ridiculously high, or he made the prices ridiculous without caring at all what anything was worth. This gained the greedy king a lot of money and made him very happy. Meanwhile, all the others who dealt with the new price maker, including the king's other ministers and ordinary people, became very unhappy. तो ओके, हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि देयर वाज अ किंग, बनारस में था वो, नॉर्दर्न इंडिया में, और बेसिकली वो काफी ग्रीडी था, ऐसा हमें लेटर पता चला है. तो क्या होता है कि अभी वो किंग के मिनिस्टर्स रहते हैं, और एक उसका मिनिस्टर है वो रॉयल प्राइस मेकर रहता है, यानी वो किंग लोगों के लिए, यानी वो वाले पर्टिकुलर किंग के लिए और किंगडम के लिए और पैलेस के लिए वो प्राइस सेट करता है चीजों का, कि कौन से प्राइस पे कोई चीज लेनी चाहिए और कौन से प्राइस पे कोई चीज बेचनी चाहिए. और ये टाइम थोड़ा वो पर्टिकुलर टाइम है जब बार्टर सिस्टम चलता था, जैसे मैंने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन में आंसर किया था. तो बार्टर सिस्टम यानी एक चीज के बदले दूसरी चीज मिलती थी. एक चीज के बदले पैसे नहीं मिलते थे. अगर एक चीज बेची तो उसके बदले पैसे नहीं मिलते थे, बट एक चीज बेचने पे दूसरी चीज मिलती थी. तो ये वो वाला पीरियड है. अभी तो अभी यहाँ पे हमें पता चलता है कि रॉयल प्राइस मेकर जो था वो बहुत ऑनेस्ट इंसान था. वो बहुत सच्चाई से काम करता था और ट्रूथफुली काम करता था. ही वॉज जस्ट एंड ही वॉज फेयर. तो उसका काम ये था कि वो कोई भी चीज जो किंग को खरीदनी है या बेचनी है, उसका एक करेक्ट प्राइस और एक फेयर भाव लगाता था. तो क्या हो जाता था, काफी बार किंग के सोचने में ऐसा आया कि जो ऑनेस्ट प्राइस मेकर है उसका, ऑनेस्ट प्राइस मेकर का उसको प्राइस मेकिंग इतना अच्छा नहीं लगता था. क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि कोई चीज मैंने बहुत ज्यादा दाम में खरीद ली और कोई चीज मैंने बहुत कम दाम में बेच दी, तो उसको लगता था कि उसका पैलेस लॉस में जा रहा है, यानी वो खुद लॉस में जा रहा है. और क्योंकि वो ग्रीडी था, उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था. तो उसने क्या डिसाइड किया कि उसने सोचा कि अब मैं प्राइस मेकर को बदलता हूँ, मैं इसको फायर करता हूँ और एक नए वाले को हायर करता हूँ. तो उसने एक अम, अच्छा दिखने वाला, एक बार उसको ऐसे अपने विंडो के बाहर दिखा, सम नाइस लुकिंग यंग मैन. तो उसने सोचा, उसको उसको एक्चुअली वो भी थोड़ा सा ग्रीडी जैसा दिखा. तो क्योंकि उसने सोचा कि दोनों का नेचर सेम है, तो ये भी पैलेस के लिए काफी पैसे कमा के दे सकता है अगर मैंने इसको प्राइस मेकर बनाया तो. तो तो वो सोचता है कि दिस फेलो विल बी गुड फॉर माई प्राइस मेकिंग, और वो जो करंट ऑनेस्ट प्राइस मेकर रहता है उसे वो निकाल देता है काम से, और वो दूसरे
प्राइस मेकर जो उसको नया वाला मिलता है, उसको उसके जगह पे रखता है, उसको पूछ के कि तुम ये कर पाओगे ना? तो वो हाँ कहता है और वो उसको अपने प्राइस मेकर के पोज़ीशन पे वो नए वाले को रख देता है। तो अभी वो नया वाला जो प्राइस मेकर है, वो सोचता है कि मुझे अभी किंग को हैप्पी करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, बहुत सस्ते दामों में अम, मैं खरीदूँगा, यानी ऐसा प्राइस सेट करूँगा कि बहुत सस्ते दामों में खरीदना पड़ेगा किंग को और बहुत महँगे प्राइसेज़ में वो किंग बेचेगा। तो ऐसे से सारा पैसा पैलेस में रहेगा और किंग और अमीर-अमीर होते जाएगा। तो उसने उसने जो दाम सेट किए वो बहुत अ, रिडिकुलस सेट किए, यानी बहुत वियर्ड और स्ट्रेंज सेट किए। बिना ये सोचे कि एक्चुअल दाम क्या है कोई चीज़ का। तो ऐसे से उसने जो वो ग्रीडी किंग था, जो लालची किंग था उसको बहुत सारा पैसा कमा के दिया, उसको खुश करने के लिए। लेकिन यही टाइम पे जब बाकी किंगडम के लोग और बाकी मिनिस्टर्स किंग के ही कोर्ट के बाकी मिनिस्टर्स और ऑर्डिनरी पीपल वो बहुत नाखुश हो गए जब भी उनको वो प्राइस मेकर के साथ डील करना पड़ता तो वो बहुत नाखुश हो गए क्योंकि वो लोग लॉस में जा रहे थे और बुरी तरह से लॉस में जाने लगे राइट देन वन डे अ हॉर्स मर्चेंट अराइव्ड इन बनारस with 500 horses to sell. There were stallions, mares, and colts. The king invited the merchant to the palace and called upon his royal price maker to set a price for all 500 horses. Thinking only of pleasing the king, he said, the entire herd of horses is worth 1 cup of rice. So the king ordered that 1 cup of rice be paid to the horse dealer, and all the horses were taken to the royal stables. तो ये बहुत वियर्ड पार्ट है स्टोरी का जो अभी हम हंस सकते हैं उस पे लेकिन क्या हो जाता है एक दिन एक हॉर्स अराइव यानी एक हॉर्स मर्चेंट आता है बनारस में उसके 500 घोड़े रहते और उसमें फिर मेल हॉर्सेस फीमेल हॉर्सेस बच्चे हॉर्सेस सब रहते हैं इतने सारे और वो किंग को पता चलता है कि ऐसा मर्चेंट आया है और वो बुलाता है वो मर्चेंट को अपने पैलेस में अलोंग विद दैट वो रॉयल प्राइस मेकर को भी बुलाता है टू सेट अप अ प्राइस क्योंकि उसे 500 घोड़े खरीदने होते हैं तो अभी वो रॉयल प्राइस मेकर वापस किंग को खुश करने के लिए वो बोलता है कि इतना बड़ा हर्ड 500 घोड़ों का कीमत क्या है तो 1 कप राइस यानी 1 मेजर ऑफ राइस तंदूरा नारी ओके सो इतना ही मेजर है ऐसा बोलता है तो किंग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है किंग तो बोलता है ओके इसे 1 कप ऑफ राइस दे दो और हॉर्स डीलर से सारे हॉर्सेस ले लो और अपने स्टेबल में डाल दो ओके तो ऐसे ऐसा ऑर्डर दे देता है तो of course the merchant was very upset but he could do nothing at the moment. Later he heard about the former price maker who had a reputation of being very fair and honest. So he approached him and told him what had happened. He wanted to hear his opinion in order to get a proper price from the king. The former price maker said, if you do as I say, the king will be convinced of the true value of the horses. Go back to the price maker and satisfy him with a valuable gift. Ask him to tell the value of 1 cup of rice in the presence of the king. If he agrees, come and tell me. I will go with you to the king. तो अभी ऑब्वियसली मर्चेंट तो बहुत सैड है ये डिसीजन से और वो अभी फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकता लेकिन उसको कुछ दिन में पता चलता है कि पुराना प्राइस मेकर का रेप्यूटेशन कैसा था उसके बारे में उसने इमेज कैसी थी तो लोग उसको बोलते होंगे कि वो बहुत ऑनेस्ट था बहुत सिंसियर था बहुत फेयर था प्रॉपर प्राइस सेट करता था और क्योंकि उसके टाइम पे सब हैप्पी थे इसलिए तो वो जाता है और वो ऑनेस्ट प्राइस मेकर को मिलता है और बताता है कि ये सब जो हुआ था उसके 500 घोड़ों के साथ में तो
तो और अब ये बताता है ये जानने के लिए कि वो ऑनेस्ट प्राइस मेकर क्या बोलता है उसके रिटर्न में, कि कुछ कुछ सोल्यूशन देगा तो वो प्राइस, कोई सोल्यूशन देगा तो वो प्रॉपरली किंग से बात कर सकता है उस प्रॉपर प्राइस सेट करने के ऊपर। तो फिर फॉर्मर प्राइस मेकर क्या बोलता है उसको, तो तुम जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे अगर करोगे तो किंग तैयार हो जाएगा और वो एक्चुअली जान लेगा, कन्विंस हो जाएगा कि एक्चुअली हॉर्सेस का सही कीमत क्या है। तो तुम क्या करो, जो अभी का करंट प्राइस मेकर है उसके पास वापस जाओ, उसको एक बहुत कीमती तोहफा दो, बहुत वैल्यूएबल गिफ्ट दो, यानी बेसिकली ब्राइब करो, विच इज रॉन्ग डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे वो इसलिए बताया गया है टू कम टू अ प्रॉपर कंक्लूजन इन द एंड, जो हमें पता चलेगा कि क्या होता है। तो वो बोलता है कि तुम उसे वैल्यूएबल गिफ्ट दो और उसको बोलो कि अम, एक कप ऑफ राइस का कीमत तुम किंग के सामने बता सकते हो क्या, है ना, जो 500 हॉर्सेस के बदले 1 कप ऑफ राइस मिला है उसको, तो उसका तुम यानी उसका वैल्यू क्या है, उसका कीमत क्या है, तुम किंग के सामने बता सकते हो क्या। और अगर वो मान गया कि हाँ वो बता सकता है किंग के सामने, तो मुझे आके बताओ और मैं खुद चलूंगा तुम्हारे साथ किंग के यहाँ पे। तो ये कौन कहता है, ये एडवाइस देता है द वाइज प्राइस मेकर, यानी जो फॉर्मर पहले का प्राइस मेकर रहता है वो। तो अभी following this advice, the merchant went to the price maker and gave him a valuable gift. The gift made him very happy, so that he saw the value of pleasing the horse dealer. Then the merchant said to him, I was very happy with your previous evaluation. Can you please convince the king of the value of 1 cup of rice? The foolish price maker said, Why not? I will explain the worth of 1 cup of rice even in the presence of the king. तो वो जो मर्चेंट रहता है, हॉर्स मर्चेंट, वो फॉर्मर प्राइस मेकर का एडवाइस फॉलो करता है और वैसे ही वो जाता है करंट प्राइस मेकर के पास और उसको एक बहुत कीमती तोहफा देता है। और वो कीमती तोहफे से वो इतना खुश हो जाता है कि उसको लगता है कि अभी उसे वो हॉर्स डीलर यानी हॉर्स मर्चेंट को प्लीज करना चाहिए, यानी उसे उसे भी खुश करना चाहिए, इतना वैल्यूएबल तोहफा उसे मिलता है। तो वो मर्चेंट क्या पूछता है करंट प्राइस मेकर को, कि मैं बहुत खुश हुआ तुमने जो वैल्यू सेट किया ना मेरे 500 घोड़ों का इन कंपैरिजन टू कप ऑफ राइस। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा वो इवैल्यूएशन तुम्हारा। तो क्या तुम किंग को कन्विंस कर सकते हो क्या कि 1 कप ऑफ राइस का वैल्यू क्या है? तो प्लीज किंग के सामने ये बोल सकते हो क्या 1 कप ऑफ राइस का वैल्यू क्या है? तो फूलिश प्राइस मेकर बोलता है कि क्यों नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगा 1 कप ऑफ राइस इन द क्या वैल्यू क्या है इन द प्रेजेंस ऑफ किंग। ओके, तो अभी यहाँ पे मुझे कहना है कि शायद से थोड़े टाइम में हम डिस्कनेक्ट हो सकते हैं और थोड़ी स्टोरी बाकी रहेगी, तो हम वापस यही लिंक पे ज्वाइन करेंगे। सो ओके, अभी मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ तब तक के जितना टाइम है। So the price maker thought the horse dealer was satisfied with his cup of rice. He arranged for another meeting with the king as the merchant was departing for his own country. The merchant reported back to the old price maker and they went together to see the king. All the king's ministers and his full court were in the royal meeting hall. The horse merchant said to the king, My lord, I understand that in this your country, my whole herd of 500 horses is worth 1 cup of rice. Before I leave for home, I want to know the value of 1 cup of rice in your country. The king turned to his loyal price maker and said, What is the value of 1 cup of rice? So this story is actually proceeding in a very funny way now. तो क्या हो जाता है कि प्राइस मेकर सोचता है कि अरे वो जो मर्चेंट था, हॉर्स मर्चेंट, वो तो बहुत सेटिस्फाइड था कि उसको जो 1 कप ऑफ राइस मिला उससे बहुत हैप्पी था। तो
इसलिए वो एक मीटिंग सेटअप करता है किंग के साथ में बिफोर जो हॉर्स मर्चेंट है वो अपने कंट्री में वापस लौटते रहता है, उसके पहले एक मीटिंग सेटअप करता है। तो अभी तब तक के वो जो हॉर्स मर्चेंट रहता है वो पहले का जो प्राइस मेकर है जो वाइज वाला था वो उसको मिलता है और उसको बोलता है कि ओके, अभी का करंट प्राइस मेकर मान गया है किंग के साथ मीटिंग सेट करने को, तो अभी हम साथ में जाते हैं किंग की तरफ, और वैसे वो लोग जाते हैं किंग की तरफ। तो अभी वो किंग के सारे मिनिस्टर्स उस और उसके सारे जो रॉयल मिनिस्टर्स और वाइज पीपल ऑफ द कोर्ट सब रहते हैं जब वो किंग को मिलने जाते हैं वो दोनों, और अलोंग विद द करंट प्राइस मेकर। तो उसका किंग का कोट पूरा फुल रहता है लोगों से। और वो टाइम पे जो हॉर्स मर्चेंट रहता है वो किंग को पूछता है कि किंग, मुझे पता है कि ये कंट्री में मेरा पूरा जो 500 घोड़ों का जो हर्ड था, यानी 500 घोड़ों का जो अम, यानी 500 घोड़े जो थे, उनका कीमत 1 कप ऑफ राइस था आपके ये किंगडम में। लेकिन मैं घर जाने के पहले एक बार जानना चाहता हूँ कि वो 1 कप ऑफ राइस का एक्चुअल कीमत क्या है, यानी उसका मोल क्या है 1 कप ऑफ राइस का। तो वो किंग अपने जो अ, उससे जो एकदम लॉयल रहता है, उसका करंट प्राइस मेकर, क्योंकि उसे बहुत पैसा कमा के देता है वो ग्रीडी किंग को, तो वो किंग वो प्राइस मेकर को पूछता है कि बताओ कि 1 कप ऑफ राइस का वैल्यू क्या है। तो अभी थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट हो गया है ना। वो फूलिश प्राइस मेकर जो रहता है उसको अभी वो हॉर्स मर्चेंट को भी प्लीज करना रहता है, उसके दिमाग में रहता है, क्योंकि उसने इतना वैल्यूएबल गिफ्ट दिया है उसे। तो क्या करता है वो प्लीज करने के लिए, दिस इज व्हाट ही डज। द फूलिश प्राइस मेकर, इन ऑर्डर टू प्लीज द किंग, had previously priced the herd of horses at 1 cup of rice. Now, after receiving a bribe from the horse dealer, he wanted to please him too. So he replied to the king in his most dignified manner, Your worship, 1 cup of rice is worth the city of Benares, including even your own harem, as well as all the suburbs of the city. In other words, it is worth the whole kingdom of Benares. तो अभी इन ऑर्डर टू प्लीज, पहले किंग को प्लीज करने के लिए उसने बोल दिया कि 500 हॉर्सेस 1 कप ऑफ राइस थे, और अभी उसे मर्चेंट यानी हॉर्स मर्चेंट को प्लीज करने के लिए, उसे खुश करने के लिए उसने बोल दिया किंग को, बहुत रिस्पेक्टफुली बोला कि किंग 1 कप ऑफ राइस का वैल्यू है ये पूरा बनारस का सिटी, इंक्लूडिंग तुम्हारा पैलेस, इंक्लूडिंग आपका पैलेस, इंक्लूडिंग आपका जो इंटरनल सिटी है और आपका जो आउटर सिटी है, यानी पूरा सबर्ब्स, जो सिटी वाला एरिया और थोड़ा आउटसाइड का गांव वाला एरिया भी। और एक्चुअली हमें वर्णना में पता चलता है कि दिस वाज अ वेरी ह्यूज एरिया। ये 300 लीग का एरिया था, 300 लीग्स का एरिया, तो बहुत ज्यादा था। और ये कह देता है कि अभी 1 कप ऑफ राइस का वैल्यू ये पूरा बनारस का एरिया है, ये पूरा किंगडम ऑफ बनारस है। तो अभी on hearing this, the royal ministers and wise men in the assembly hall started to roar with laughter, slapping their sides with their hands. When they calmed down a little, they said, Earlier we heard that the kingdom was priceless. Now we hear that all Benares, with its palaces and mansions, is worth only a cup of rice. The decision of the royal price maker is so strange. Where did your highness find such a man? He is good only for pleasing a king such as you, not for making fair prices for a merchant who sells his horses from country to country. अभी ये सुन के जो रॉयल मिनिस्टर्स और पूरा उसका कोर्ट है वो हंसी, यानी इतने जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, क्योंकि सबको समझ में आता है कि ये तो कुछ स्ट्रेंज प्राइसेस सेट किया है इसने। तो वो हंस हंस के बोलते हैं, और जब थोड़े शांत हो जाते हैं बोलते हैं कि पहले हमने सुना था
कि किंगडम, पूरा बनारस का जो भी आपका राज्य है, ये तो प्राइसलेस है, इसका कोई मोल ही नहीं लगा सकता। और अभी हम सुनते हैं कि इतना पूरा पैलेस, उसका सिटी और सिटी के साइड के जो गांव है और ये पूरा एरिया 300 लीग का, ये इसका कीमत सिर्फ एक कप ऑफ राइस है। और ऐसे करके वो और हंसने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये रॉयल प्राइस मेकर का जो डिसीजन है ये बहुत ही अजीब है, पता नहीं कि किंग को ये ऐसा इंसान कहाँ से मिला, है ना, जो प्रॉपरली फेयरली जस्टली प्राइस नहीं सेट कर सकता। ये सिर्फ ऐसे किंग को खुश करने के लिए है, यानी आप जैसे ग्रीडी किंग को खुश करने के लिए ऐसा इनडायरेक्टली उन लोगों ने बोल दिया। ये कोई करेक्ट फेयर भाव करने के लिए किसी मर्चेंट के साथ या किसी और के साथ भी, अ, या यहाँ पे जो मर्चेंट अपने घोड़े बेचने जाता है कंट्री टू कंट्री, उसके साथ एक फेयर प्राइस सेट करने के लिए अम, सही नहीं है ये प्राइस मेकर। और कोई भी इंसान के लिए वो प्राइस मेकर सही था ही नहीं, एक्सेप्ट फॉर अ ग्रीडी किंग लाइक ही हिमसेल्फ। तो ऐसे करके बहुत हंसी हो जाती है, किसकी, जो फूलिश प्राइस मेकर है उसकी भी, और जो किंग रहता है इनडायरेक्टली उसकी भी हो जाती है, क्योंकि उसने उसे अपॉइंट किया रहता है एक फेयर जस्ट ऑनेस्ट प्राइस मेकर को निकाल के। तो हियरिंग द लाफ्टर ऑफ हिज होल कोर्ट and the words of his ministers and advisers, the king was ashamed. So he brought back his former price maker to his official position. He agreed to a new fair price for the herd of horses, as set by the honest price maker. Having learned the lesson, the king and his kingdom lived justly and prospered. तो अभी ये सब हंसने लग गए थे किंग पे और प्राइस मेकर पे, पूरा कोर्ट जो हंसने लग गया था और उसके मिनिस्टर्स और उसके एडवाइजर्स सब हंसने लग गए थे। तो वो किंग शर्मिंदा हो जाता है कि अरे बड़ा खराब डिसीजन हुआ ये तो, और उसको पता चलता है कि उसने क्या मिस्टेक की या उसका जो भी गलती हुआ। तो ऐसे करके वो जो पुराना प्राइस मेकर रहता है उसके, वो जब रहता है किंगडम में तब सब लोग खुश रहते हैं, और क्योंकि वो एक जस्ट और ऑनेस्ट रहता है प्राइस मेकर, तो वो क्या करता है किंग, वो उसी को वापस बुलाता है अपने किंगडम में, और उसकी ऑफिशियल पोजीशन जो रहती है प्राइस मेकर की, वो पहले वाले वाइज प्राइस मेकर को ही देता है। और वो बाद में आगे चल के अग्री करता है कि वो हर्ड ऑफ हॉर्सेस, यानी जितने 500 घोड़े थे, उनका एक्चुअल करेक्ट प्राइस क्या है, वो ऑनेस्ट प्राइस मेकर के साथ वो बात करके डिसाइड करता है और वो अग्री करता है कि हाँ, उसके बदले वो उसका एक्चुअल वैल्यू वो हॉर्स मर्चेंट को देगा। अभी जब वो सीख जाता है ये सब जो गड़बड़ हुई और जो हंसी हो गई उसकी, उसके बाद जो उसको लेसन मिलता है, उसके बाद वो प्रॉपरली वो भी अच्छी से जस्ट मैनर में जीता है और अपने किंगडम को भी एनकरेज करता है कि वो जस्ट मैनर में सब न्याय, प्रॉपरली न्याय करके, सबके साथ इक्वली न्याय करके किंग भी जीता है और अपने किंगडम को भी वैसे ही एनकरेज करता है ऐसे जीने के लिए। और ऐसे से ऑब्वियसली वो किंगडम फलता है फूलता है, किंग फलता है फूलता है, आई मीन सब खुशहाली होती है बेसिकली वहां पे। तो यहाँ पे हमको क्या पता चलता है, यहाँ पे बुक में तो लिखा है ये मॉरल, अ फूल इन हाई ऑफिस कैन ब्रिंग शेम इवन टू अ किंग। यानी एक एक उल्लू अगर उसको बहुत पावर भी दे दो, एक अच्छे जगह पे बिठा दो, यानी इतना इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है एज अ प्राइस मेकर, लेकिन क्योंकि वो जगह एक फूल को दे देते, तो वो शर्मिंदगी, ना कि वो पूरे किंगडम की शर्मिंदगी है, उसकी खुद की शर्मिंदगी है, बट वो किंग की भी शर्मिंदगी है उसमें। तो वो किंग को भी शर्मिंदा कर देता है। अगर एक फूल को तुम एक इम्पोर्टेंट पोजीशन दे दो तो इट ब्रिंग्स नो गुड टू द किंग और द किंगडम। तो ये हमें पता चलता है फ्रॉम द बुक, टेक्स्ट बुक। लेकिन फिर और एक चीज हमें पता चलती है कि
फिर रहना किसे चाहिए, है ना? तो रहना ऐसे चाहिए, जस्ट रहना चाहिए, सबके साथ इक्वली न्याय करके रहना चाहिए, और ऐसे से सिर्फ आप ही नहीं बट आप जिसके साथ काम कर रहे हो या आप जिसके संपर्क में आ रहे हो, वो सब भी ऐसे ही खुशहाली में रहेंगे. Just if you are just and you are honest, you are fair, you you are correct and right in what decisions you take, तो आप सिर्फ खुद के लिए खुशहाली नहीं लाते बट सबके लिए खुशहाली लाते, है ना? तो ये हमें पता चलता है कि जस्टली एंड इक्वली, न्याय सबके लिए इक्वल कैसा रहना चाहिए. ओके, सो विद दिस हमारा टेक्स्ट बुक स्टॉप हो गया. आई मीन हमारा टेक्स्ट बुक इज डन, बट विल गो बैक टू आवर वर्ड डॉक्यूमेंट. ओके, so with this we come to the gatha, we come to the actual 2-line verse. तो जातक ऐसी है कि किम अघति तंदुर नारिकाय असान मूलाय वदेहि राज वाराणसिं संतर बाहिरतो अयमघति तंदुर नारी काती. यानी सबसे पहले तो किंग बोला है इज एक्चुअली अ क्वेश्चन. तो ये है किंग अघति तंदुर नारी कायं, यानी व्हाट इज द वर्थ ऑफ अ मेजर ऑफ राइस. तो यहाँ पे तंदुर नारी सेम मीनिंग जो पहले बताया था. तंदुर राइस, नारी यानी वो जो मेजरिंग कंटेनर है, पायली ज्याला मराठीत म्हणतात, है ना? तर किंग अघति म्हणजे काय व्हॅल्यू आहे, व्हॉट इज द वर्थ ऑफ अ मेजर ऑफ राइस. असान मूलाय वदेहि राज, यानी cost 500 horses says your kingdom. यानी asana is horses, मूलाय मूल, मूल्य काय आहे. इट्स इनडायरेक्टली लाईक दॅट. तर सगळे हॉर्सेस मिळून हे मूल होतं त्याचं, असं पूर्ण किंगडम बोलतो बेसिकली. तुमच्या किंगडम मध्ये असं 500 घोड्यांचं तोल 1 measure of rice होतं. So basically cost horses says your kingdom. Kingdom म्हणजे यहाँ इधर पे king's price maker. वाराणसी संतर बाहिरतो, यानी also all of Banaras, inside and outside, तो completely Banaras. Or it also costs all of the entire Banaras basically. Ayang Agati Tandura Nari Kati. This is the worth. Ayang, this is the worth of a measure of rice. Okay. So King Agati Tandura Nari Kaya Asana Mulaya Vadehi Raja Varanasing Santara Bahirato Ayang Agati Tandura Nari Kati. What is the worth of a measure of rice? Costs horses, costs all the 500 horses, says your kingdom. Also all of Benares together with inner and outer suburbs. This is the worth of a measure of rice. तो it's actually a very funny story, है ना? बहुत funny story है ये तो, कि एक measure of rice can also cost 500 horses and it can also cost the entire kingdom. यानी properly मोल ही नहीं सेट किया था वो चीज का, क्योंकि 1 pile of rice, एक पालीचं राईस ऍक्च्युअली खूप कमी किंमत आहे ना, 500 घोड्यांसारखं पण नाहीये. ओके, सो
now coming to the concluding part of our Varnana. So the Buddha's lesson thus finished. The master made the connection between the two stories he had told and identified the birth in these concluding verses or these concluding words. तो दोनों स्टोरीज में जातक लाइफ और प्रेजेंट लाइफ में अभी कौन कौन था यहाँ पे पता चलता है हमें. तो जातक लाइफ वो पीरियड का बात है ये जब ब्रह्मदत्ता किंग था बनारस में जो काशी में था. तो वो पीरियड में जातक लाइफ में जो किंग का फूलिश प्राइस मेकर था, जो फूलिश वैल्यूअर था किंग का, वो एल्डर उदाई था अभी का, जब स्टोरी हमने स्टार्ट की थी. और जो किंग का वाइस प्राइस मेकर था वैल्यूअर, वो बोधिसत्व थे ऑब्वियसली. तो जो वाइस प्राइस मेकर था वो प्रेजेंट लाइफ ड्यूरिंग गौतम बुद्धा's टाइम वो खुद गौतम बुद्धा थे फ्रॉम अ पास्ट लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा. तो यहाँ पे हमारा 5th जातक खत्म होता है और हम पहले पुण्यानुमोदन करेंगे, लेकिन let me share another thing with you. So okay, तो बेसिकली ये वही पिक्चर्स है, थोड़ा जिस देने को क्या था तंदुर नारी जातक. और नाउ वी गो ओके. तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं और फिर हम क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है. तो शरण दृष्टि बस अपन पहले प्रार्थना कर लेते हैं, ठीक है. तो पुण्यानुमोदन, लेकिन इस बार हम लोग थोड़ा डिफरेंट वे में करेंगे. तो आप अपने माइक्स म्यूट रख सकते हैं, लेकिन हम मैं पहले एक लाइन बोलूंगी और फिर आप हाथ जोड़ के आंख बंद करके आप वो लाइन रिपीट करना. तो ऐसे से हम सब मिलके पुण्यानुमोदन करेंगे, शेयरिंग ऑफ मेरिट्स. तो ओके एवरीवन, जॉइन योर हैंड्स. और अभी आप अपने वीडियोस चालू कर सकते हैं. तो everyone, yeah, join your hands, close your eyes, and please repeat after me. Imina puya kammena mame bal samagamo satang samagamo hontu yava nibbana pattiya. Imina puya kammena mame bal samagamo satang samagamo hotu yava nibbana pattiya. Imina puya kammena mame bal samagamo satang samagamo hotu याव निब्बान पत्तिया. साधु साधु साधु.